नमस्कार बच्चों, आज हम लोगों के अध्ययन का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के निम्नलिखित 4 स्रोत होते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, और दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा है बच्चों विदेशियों का विवरण। तीसरा कौन सा है? विदेशियों का विवरण। और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चौथा क्या है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। बच्चों, हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी इन 4 स्रोतों से मिलती है। पहला क्या है? धर्म ग्रंथ। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। तीसरा है विदेशियों का विवरण। और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो आज हम पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, ठीक है? तो बच्चों, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हम आपको एमसीक्यू फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। पहला ऑप्शन है वेद, दूसरा है आरण्यक, तीसरा है ब्राह्मण, चौथा है उपनिषद। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है क्या? वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद होता है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते आज के अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है वेद है। इसका मतलब है कि वेदों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 4। तो वेदों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 4 होती है। आपके 4 वेद हैं। वो 4 वेद कौन कौन से हैं? तो बच्चों, हम आपको उन चारों वेदों के बारे में बता रहे हैं। आपका पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरा वेद आपका यजुर्वेद है। तीसरा वेद आपका सामवेद है। और चौथा वेद अथर्ववेद है। और इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? तो इन चारों वेदों को बच्चों संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, संहिता कहा जाता है। इसका आंसर तो आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, बताइए। अभी अभी आपने पढ़ा कि इन चारों वेदों को क्या कहते हैं बच्चों? संहिता। तो यानी संहिता किसको कहते हैं? चारों वेदों को कहते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब हम आज के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है ऋग्वेद। कौन सा? पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, और यह आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो बच्चों, हम सबका ऋग्वेद के टॉपिक में प्रश्न है, ऋग्वेद किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को। क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को वेद कहते हैं। किसको कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को वेद कहते हैं। ठीक है, आज अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो बच्चों, ऋग्वेद में आपके 10 मंडल होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है आपकी? ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्री कहते हैं बच्चा। ठीक है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। अब हम आज के अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं।
ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन है ए सावित्री, बी विश्वामित्र, सी शिव, डी कोई नहीं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सावित्री का उल्लेख मिलता है। तो बच्चों आपको हम बता दें सावित्री का संबंध सूर्य देव से है। किससे है? सूर्य देव से। और आपका विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही है। किस मंडल में है? गायत्री मंत्र भी आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और यह गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? यह गायत्री मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है। ठीक है बच्चों, किसको समर्पित है? सूर्यदेव को। यानी कि यह गायत्री मंत्र जो आपका है यह सावित्री को समर्पित है। और सावित्री किसको, ऋग्वेद में सावित्री किसको कहा गया है? सूर्यदेव को। ठीक है बच्चों, आप यह समझ गए। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। हमारा 8वां प्रश्न है ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को कहते हैं। पहला ऑप्शन खील, दूसरा ऑप्शन शिव, तीसरा ऑप्शन मंत्र, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो हम ऋग्वेद के 8वें मंडल में कुछ हस्तलिखित ऋचाएं हैं जिनको हम क्या कहते हैं? खील कहते हैं। ठीक है, अब हम आज के अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 9 जो है ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध है। ऑप्शन है आपका पहला गाय से, दूसरा सूर्य से, तीसरा भगवान से, चौथा ऋषियों से। तो ऋग्वेद में जो अधन्य शब्द आया है उसका संबंध किससे है? गाय से। ठीक है, गाय जो हमारी गौ माता होती हैं। अब हम आज के अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है? ठीक बच्चों, आप बताइए 8वें, 9वें, 10वें कोई नहीं। ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है देवता सोम का उल्लेख? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए ठीक है, आपका ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम आज के अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 11 है हमारा सावित्री का संबंध किस देवता से है? ओ, पूरा ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सावित्री का संबंध किस देवता से है? गाय से, सूर्य से, भगवान से, ऋषियों से। प्रश्न संख्या 11 अभी अभी हमने बताया आपको कि ऋग्वेद में सावित्री का संबंध किससे है। ठीक है, तो बच्चों आप इस प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें भेजिए। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा हमारे चैनल सुनीता क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। इस प्रश्न संख्या 11 का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारी इस वीडियो से कितने बच्चों को फ़ायदा हुआ है। आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। और हमारा प्रश्न संख्या 12 है गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? पहले या मंडल में, या दूसरे मंडल में, या तीसरे मंडल में, या चौथे मंडल में? तो बच्चों गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को। ठीक है, और सूर्य देवता को उल्लेख किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में। ठीक है, तो गायत्री मंत्र भी किस मंडल में होगा? तीसरे मंडल में। ठीक है बच्चों, अब हम ऋग्वेद से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? ऋग्वेद में मंडल कितने हैं आपके? सूक्ति कितनी हैं? कितने आपके सूक्त हैं? कितने आपके सूक्त हैं? और कितनी आपकी ऋचाएं हैं? ठीक है बच्चों, अब हम आज के अपने
आखिरी टॉपिक को देख लेते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में कितनी सूक्तियाँ हैं और ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं। तो बच्चों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है, और ऋग्वेद में 1028 सूक्तियाँ हैं और ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपका ऋग्वेद यहाँ पे समाप्त हो गया। ऋग्वेद से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आप सबको बता दिए हैं। तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।